Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to continue कि 77 के इलेक्शंस में क्या क्या हो रहा था। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि जनता गवर्नमेंट जो जनता पार्टी जीत जाती है वो कैसे काम करेगी और कितना अच्छा काम करेगी। ठीक है, आप देखोगे कि कैसे जनता पार्टी जो है वो ज्यादा चल नहीं पाएगी। तो आपके 3 लीडर्स थे जिसके बीच में कंपटीशन था पीएम की सीट के लिए। तो आपको पता है कि जो ये पार्टी है वो क्या बना है कि एक दूसरे के साथ जुड़ के बनाई गई है। तो एक थे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह दूसरे थे, और उसके बाद जगजीवन राम सॉरी। ठीक है, तो अब हम नंबर 1 पढ़ते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। तो ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम बनेंगे। तो मतलब तीनों में से सबसे पहले जो पीएम बनेंगे वो मोरारजी देसाई बनेंगे जनता पार्टी के टाइम में, और सबसे पहली बार कांग्रेस पार्टी का पीएम नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम। ये डेप्यूटी मिनिस्टर भी रह चुके थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी। तो आपने देखा था इंदिरा गांधी के टाइम पे जब वो जीती थी तो उन्हें डेप्यूटी पीएम बना दिया गया था मोरारजी देसाई को। एक फ्रीडम फाइटर भी थे, तीनों फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर एंड फ्रीडम फाइटर। उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर बॉम्बे के रह चुके थे। ये सपोर्ट करते थे खादी, नेचुरोपैथी और प्रोहिबिशन को। खादी क्लोथ होता है। उसके बाद आप देखोगे कि ये पीएम कब तक बनेंगे। 77 में इलेक्शन हुआ, 2 साल रहेंगे। 79 के अंदर ये पीएम नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले जो कंपटीशन हो रहा है चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और मोरारजी देसाई के अंदर, कौन सिलेक्ट होगा? मोरारजी देसाई सिलेक्ट होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू चौधरी चरण सिंह, जो कि एक फार्मर लीडर थे। ठीक है, तो ये थे यूपी से। ठीक है, और ये पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई के बाद, क्योंकि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी, उसका सपोर्ट खो चुका था। तो अब क्या हुआ, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो हैं वो बन जाएंगे पीएम अगले। ठीक है, पर जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। तो मैंने आपको जैसे बताया था, नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद जो है इंदिरा गांधी, तो उसी तरीके से हो रहा है। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आ जाते हैं। तो जुलाई 1979 से 80 तक, ठीक है, जनवरी तक ये रहेंगे। उसके बाद ये भी फ्रीडम फाइटर थे। यूपी के 2 बार सीएम बन चुके थे। मैंने आपको बताया ये फार्मर लीडर हैं, तो रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते थे। इन्होंने भारतीय क्रांति दल और लोक दल का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, और जब जनता पार्टी बन रही थी 77 के अंदर, तब ये वन ऑफ द फाउंडर भी थे। तो भारतीय क्रांति दल, लोक दल और जनता पार्टी, तीनों की फाउंडेशन में इनका बहुत बड़ा रोल था। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट लीडर, जो कि पीएम की एक तरह से कुर्सी के लिए पार्टी के अंदर ही लड़ रहे हैं, वो है बिहार से जगजीवन राम। ठीक है, ये जो है एमपी रह चुके थे 52, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी फर्स्ट जो अपने लोकसभा के इलेक्शन हुए तब से लेके 86 जब तक इनकी डेथ हुई थी। तो ये एमपी रहे थे, फ्रीडम फाइटर थे, लेबर के लिए मिनिस्टर थे ये। ठीक है, बिहार से है तो आप थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ सकते हो कि वहां पे लेबर ज्यादा होती है बिहार के अंदर, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर भी है एंड ऑल। तो लेबर मिनिस्टर थे, और डेप्यूटी पीएम बने थे ये 77 से 79, यानी कि जब मोरारजी देसाई पीएम थे तब जगजीवन राम जो है वो डेप्यूटी पीएम बना दिए गए थे। ये एक सीनियर मिनिस्टर थे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के थे ये। तो ये सीनियर मिनिस्टर थे, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके भी मेंबर थे उस असेंबली के। तो मैंने आपको तीनों लीडर्स के बारे में बता दिया जनता पार्टी के। अब अगर आप देखोगे कि जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की, दैट डजंट ब्रिंग एंड टू द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी इटसेल्फ। ठीक है, वो खत्म नहीं हुई थी, अभी भी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम की आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। और इनकी सरकार क्यों गिरती है 79 के अंदर 2 ही साल बाद, वो था कि सबसे पहले इनकी कोई डायरेक्शन परफेक्ट नहीं थी। कोई, किसी की कुछ आइडियोलॉजी थी, किसी की कुछ थी। लीडरशिप का कुछ लैक था, कॉमन प्रोग्राम का लैक था, और कांग्रेस से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था इनकी पॉलिसीज में। अब क्या होता है कि स्प्लिट हो जाता है
जनता गवर्नमेंट के अंदर, जनता पार्टी के अंदर। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो है वो 18 मंथ्स बाद ही गिर जाती है, यानी कि इनका सपोर्ट नहीं रहता। अब क्या होता है कि चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी के ही होते हैं, ये सरकार अपनी पीएम बन जाती है कांग्रेस के सपोर्ट के साथ। ये 4 मंथ के लिए ही रहते हैं, फिर कांग्रेस जो है वो अपना सपोर्ट हटा देती है, इसकी वजह से ये पीएम नहीं रह पाते। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया सबसे पहले मोरारजी देसाई कैसे पीएम से हट गए, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो हैं वो 4 महीने में हट जाएंगे। ठीक है, ये 18 महीने, ये 4 महीने। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल सिस्टम चल गया, अब होगा जनवरी 1980 के अंदर इलेक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 77 के अंदर इलेक्शन हुआ है, 3 साल बाद ही जनवरी के महीने में 80 में क्या होता है, इलेक्शन, फ्रेश लोकसभा इलेक्शन होता है। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अनस्टेबल टाइम पीरियड था ये इमरजेंसी के बाद का हमारा। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं था। तो अब होगा क्या कि लोकसभा के इलेक्शन होंगे और कांग्रेस बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जीत जाएगी। ठीक है, जैसे 1971 में जीती थी वैसे ही 353 सीट्स कांग्रेस की हो जाती हैं और इट कम्स बैक टू पावर। तो लेसन क्या था कि जो अनस्टेबल गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई चरण सिंह के अंडर, वो काफी अनस्टेबल थी, तो लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल और क्वालसम थे, क्योंकि पार्टी के बीच में ही लड़ाइयां होती रहती थी, तो दैट इज ऑल्सो पनिश्ड बाय द वोटर्स, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो कांग्रेस को ही जिताया जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज लेगेसी। इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या हमने सीख ली इस इमरजेंसी के टाइम पीरियड से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब रिजल्ट निकले एक तरह से। तो जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसका अम्ब्रेला वाला करेक्टर खत्म हो चुका था, 1969 से ही खत्म हो रहा था, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट के लोग जो है इकट्ठे पहले होते थे कांग्रेस में, अब वो ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का एक ही आइडियोलॉजी बना दी कि ये सोशलिस्ट है, प्रो पुअर काम करती है, पुअर लोगों के लिए काम करती है कांग्रेस। सक्सेस कांग्रेस का किस लिए था, क्योंकि ये जो है एक फिक्स्ड सोशल और आइडियोलॉजिकल डिवीजन का सपोर्ट था इनके साथ, यानी कि जो पुअर लोग थे, आपने देख लिया 71 में उन्होंने वोट दी, और जो विमेन थी, जो आदिवासी एंड ऑल थे, उन्होंने वोट दी थी इंदिरा गांधी को। ठीक है, उसके बाद आप समझो, आप पीएम को चूज नहीं करते इलेक्शन में, आप पहले अपने एरिया के जो एमपी के लिए इलेक्शन कैंडिडेट हैं उन्हें देखते हो। आप ऐसे ना करें कि जो पीएम है आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर जो एमपी के कैंडिडेट हैं उसी पार्टी के, जिसके पीएम आपको पसंद है, वो क्रिमिनल है मान लो। ऐसा होता है कि जो एमपी हैं उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है पास्ट में, तो आप पीएम के चक्कर में अपने एरिया के एमपी को भी जो है क्रिमिनल वाले को वोट दे रहे हो, क्योंकि एमपी जो है वो आपके एरिया को गवर्न करने का काम करेंगे। तो आपको दोनों को देखना चाहिए, आपको सिर्फ पीएम या सिर्फ एमपी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी तो देनी चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो इनकी बहुत ज्यादा अपील थी इंदिरा गांधी की, लोगों के माइंड में इंदिरा गांधी था, तो एक लीडर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। नॉन कांग्रेसिज्म ही ऑपोजिशन ने अपनाई थी। ठीक है, कि कांग्रेस वाली जो नॉन कांग्रेस वाली जो वोट्स हैं वो इकट्ठी होनी चाहिए, देयर शुड बी नो डिविजन ऑफ नॉन कांग्रेस वोट्स। तो 77 में इसी वजह से जीत गई थी जनता पार्टी। पर आप देख सकते हो चाहे नॉन कांग्रेस पार्टीज इकट्ठी भी आ गई, फिर भी उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से उनकी सरकार नहीं चल पाई। अब क्या होगा, विद टाइम जो बैकवर्ड कास्ट का रोल है पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 77 में क्यों जनता पार्टी जीती, क्योंकि बैकवर्ड क्लास जो है नॉर्थ इंडिया की, उसने इंदिरा गांधी को वोट ना देकर किसको वोट दी, जनता पार्टी को दी। ठीक है, तो जो बैकवर्ड क्लास है वो क्या कर रही थी, इन्हें सपोर्ट कर रही थी, जनता पार्टी को। ओके,
तो इनका बहुत बड़ा रोल उस समय पे आया। ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, जो कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बिहार के अंदर। उसी के लिए मंडल कमीशन जो है वो सेटअप की जाती है जनता पार्टी द्वारा, ठीक है। मंडल कमीशन के बारे में भी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई दिक्कतें थी इमरजेंसी से रिलेटेड और दूसरी चीजों से रिलेटेड, जिसमें ये नहीं क्लियर था कि पार्लियामेंट क्या सब कुछ अमेंड कर सकता है। जुडिशरी कहता था नहीं, फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें गिवन नहीं थी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, विद टाइम थ्रू अमेंडमेंट्स लेके आए हैं और विद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग हमने वो सारी चीजें अडॉप्ट की हैं। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी था, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ कमियां सामने आई इस समय के दौरान। पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी बहुत बड़ा था, जहाँ पे इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके पास पूरी मेजोरिटी थी, पूरे कंट्री को अच्छी तरीके से गवर्न कर सकती थी इंदिरा गांधी की सरकार, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी को लगा दिया, ठीक है। और क्योंकि काफी सारी इमरजेंसी की पावर्स ओपन एंडेड थी, यानी कि बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड नहीं था कि आप आर्म्ड रिबिलियन ही होगा, लोग हथियार ही उठाएंगे तभी आप इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हो। तो इस सारी ओपन एंडेड पावर्स को अब्यूज किया गया, तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा क्राइसिस और अनस्टेबिलिटी आ गई थी इंडिया के अंदर। तो आपकी बुक में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो इतनी नहीं थी जितना पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आ चुकी थी, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उनका ये सोचना था कि लीडर्स हमेशा रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। देयर वॉज अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद मास प्रोटेस्ट जो है इस समय पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी, यानी कि जैसे पीएम है और आपकी ब्यूरोक्रेसी है, दिस एंड दैट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने देख लिया कि इंदिरा गांधी ने यही पॉइंट उठाया था कि हमें तो कोई काम ही नहीं करने दे रहा, एज कम्पेयर टू जो प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। यानी कि जो प्रोटेस्ट करते हैं लोग वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के थ्रू तो नहीं बनते ना, वो किसी रीजन की वजह से एकदम से बनते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एज कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट चला रहे थे। तो मास प्रोटेस्ट अभी आने वाले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया हो। आई हैव डन एवरीथिंग वेरी फास्टली क्योंकि आई नीड टू cope up with my offline classes also. So I hope that you will do very good in your exam, and I felt very good teaching all of you. It was a blessing given to me by God कि I was able to connect with you. Bye bye.